अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप? आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटे, आवाज़ आ रही है आपको? चलें जी, ठीक हो गया। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? अच्छा, एक तो आपने ना उसको डिस्कस करना है, डाइजेशन इन प्लांट्स को। तो वो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप उसको देख लीजिएगा। तो मुझे बताइएगा, जब हम कल इसको यूनिट को फाइनलाइज करेंगे ना, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। जी जी बेटे, स्टार्ट कर रहा हूँ कश्माला बेटे। ओके जी बेटे, हम लोग गैशियस एक्सचेंज आज स्टार्ट करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम लोग हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसको लेकर चल रहे हैं। जी डॉक्टर आसिफा, आई एम गुड। आप सुनाएं, कैसी हैं बेटे? खैरियत से हैं? चलें जी बेटे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टॉपिक है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज। ठीक है जी। ये बेटे गैशियस एक्सचेंज को हम लोगों ने डिस्कस करना है। बेटे थोड़ी सी ना तबीयत मेरी ख़राब है, इस वजह से शायद आपको आवाज़ में लग रहा हो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ सम हाउ बेहतर हो जाए। चलें जी, अब बताइएगा ज़रा मुझे, आवाज़ बेहतर हुई है? जी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बेटे हम इसके बिल्कुल लास्ट पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास गैशियस एक्सचेंज गैशियस एक्सचेंज को हम लोग बेसिकली रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। सो वी कैन मेंशन दिस एज रेस्पायरेशन। और ये बात याद रखना कि रेस्पायरेशन जो होती है ना, ये हमारे पास फर्दर क्लासिफाई होती है। एक होती है इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है जी। और एक बेटे हमारे पास होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। सो इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो बेटे हमारे पास इंटरनल रेस्पायरेशन होती है ना, इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन। दैट इज सेलुलर रेस्पायरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को बेटे हम लोग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। दैट इज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। ठीक है। सो ये इसमें हमारे पास डिफरेंस होता है किस किस का बेटे, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के दरमियान। ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन तो सिंपल हमारे पास एक्सचेंज होता है गैसेस का। सपोज हमारे पास अगर ये एक सेल है, तो होगा क्या, ये जो हमारे पास इंटरनल रेस्पायरेशन है ना, इसमें बेटे ऑक्सीजन इसके अंदर मूव करती है। यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके बाहर मूव करती है। यहाँ पे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटे? दे आर रेफर टू एज बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है जी। ये हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। जबकि ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन जो है, ये सिंपल बेटे एक्सचेंज है। दैट इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हमारे पास बेटे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बॉडी के अंदर। मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना बॉडी के, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये बेटे हमारे पास सिंपल एक्सचेंज कहलाता। ठीक है, चलो वापस ऊपर चलते हैं। गैशियस एक्सचेंज या रेस्पायरेशन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गैशियस एक्सचेंज करवाना या ये रेस्पायरेशन करना, ये रेस्पायरेटरी सिस्टम का काम है? बताओ, कैन वी से दैट? बिल्कुल कह सकते हैं बेटे। ये हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है बेटा, ये हमारे पास रेस्पायरेशन करता है।
और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आपसे डेवलपमेंट पूछी जाए तो आप बिल्कुल ये बताओगे कि मीज़ोडर्म हमारे पास वो वाली लेयर होती है जिससे बेटे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, ये हमारे पास किसको डिस्कस करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अच्छा अस्मा शेख, बेटे डिसऑर्डर्स नहीं हैं हमारे ना सिलेबस में, पीएमसी सिलेबस अगर आप देखें तो ये डिसऑर्डर्स नहीं है। मैंने आपको यही शुरू में इस लेक्चर के स्टार्ट में ये बोला कि आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपको लगता है ना डिसऑर्डर्स जो जिसमें आपको मसला है, तो वो हम कल इस यूनिट को जब वाइंड अप करेंगे तो उसके लास्ट में हम वही टाइम रखेंगे जिसमें डाइजेशन इन प्लांट्स, वो 3-4 प्लांट्स हैं उनको हम लोग डील करेंगे, बाकी जो आपको इश्यूज हैं वो इसमें डील करेंगे। ठीक है जी। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटे मीजोडर्म से डेवलप करता है। रेस्पिरेशन करवाना रेस्पिरेटरी सरफेसेस का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है दैट इज़ डन बाय रेस्पिरेटरी सरफेस। और ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है डेफिनेटली यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से बेटे आपके पास गैसेस का एक्सचेंज जो है वो अच्छा खासा हो। जैसे देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो सरफेस होनी चाहिए दैट मस्ट बी थिन। वैसे तो थिन एपिथीलियम हम इसको बोलते हैं। सो थिन एपिथीलियम होगी, मॉइस्ट होगी, तो थिन होगी मॉइस्ट होगी जिसकी वजह से हवा का एक्सचेंज ज़्यादा होता है। फिर साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये इतनी थिन होनी चाहिए कि इसका जो साइज़ है दैट मस्ट बी 1 mm या इससे भी कम हो ताकि गैशियस एक्सचेंज जो है वो ईजीली हो सके। फिर हम ये कहते हैं दैट मस्ट रिच विद ब्लड सप्लाई। इसके पास बेटे ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा रिच होगी ना ब्लड सप्लाई की उतना ही ज़्यादा बेटे गैशियस एक्सचेंज कर सकेगी। ठीक है, और चौथा और आखिरी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा, बिकॉज जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना बेटे उतना ही जल्दी ये गैशियस एक्सचेंज कर सकेगा। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग जो कि आप लोगों ने इसके साथ डिस्कस करना है। ओके हो गया। चलो, ये था बेटे हमारे पास इसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चूँकि हमारा टॉपिक है तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी डिस्कस करनी है, उसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटे ये याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसकी एनाटॉमी क्या होती है। वैसे तो हम इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक बेटे हमारे पास आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है जी, और दूसरा बेटे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे पास होता है। ये दो मेन हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है, इसको आप लोगों ने डील करना है। तो बेटे ये आपके पास क्वेश्चन भी बन सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है ना इसमें नोज़, नेजल कैविटी और फेरेंक्स मेनली हम लोग डील करते हैं। नोज़, ठीक है, नोज़ के साथ ही बेटे एसोसिएटेड होती है नेजल कैविटी, ठीक है, और बेटे फेरेंक्स। ये हमारे पास वो वाले हिस्से होते हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अच्छा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है बेटा इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आती है इसको देखते हैं, देख लेते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बेटे आप स्टार्ट कर दोगे लेरिंग्स से। ठीक है, लेरिंग्स, इसमें लेरिंग्स से ये स्टार्ट होता है और थ्रू आउट लंग्स तक चलता रहता है। लाइक वी कैन ऐड लेरिंग्स, इसमें आ जाता है ट्रिकिया, आ जाता है ब्रोंकाई, आ जाता है, या ब्रोंक्यूल्स बेटे हम इसमें मेंशन करते हैं। और ये मूव करते करते आपके पास लंग्स और लंग्स से एल्वियोलाई के लेवल तक
मूव कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे हिस्से किसके हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके जी, चलो वन बाय वन बेटे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ताकि हम लोग उसको डील कर सकें। सबसे पहले बेटा एक अदद नोज़। ठीक है, नोज़, नोज़ जो है ये हमारे पास मेन ओपनिंग होती है जिससे इंस्पिरेशन हो रही होती है ना। नोज़ के अंदर आपको दो इंटरनल ओपनिंग्स नज़र आती हैं, दो बेटे एक्सटर्नल ओपनिंग्स नज़र आती हैं, जिनको इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। तो ये तो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है बेटे, आपका नेट का इशू होगा। हनान खान काकड़, मेरे ख्याल से आपके नेट का इशू है बेटे, इस वजह से शायद आपको ये मसला कर रहा है। अच्छा जी, हमारे पास बेटे सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि नोज़ जो है ये हमारे पास है क्या। अच्छा, ये सपोज दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हम इसको ये इस तरह से सपोज ये करते हैं। ठीक है, दैट इज नोज, और यहाँ पर दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। ठीक है, कौन से नॉस्ट्रल्स बेटे? इन नॉस्ट्रल्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बेटे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एंट्री ऑफ एयर, जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ इनरिच्ड होती है। इससे मूव करते हुए ये नॉस्ट्रल जो हैं इंटरनल नॉस्ट्रल से होते हुए दे एंटर इनटू योर ट्रैक। अब दरमियान में हमारे पास क्या होती है? दरमियान में बेटे होती है नेज़ल कैविटी। ठीक है, उसको भी हम डील करते हैं, लेकिन पहले ये देख लो कि नोज़ के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। नोज़ किस चीज़ से मिलकर बना होता है? नोज़ में बेटे अगर आप इसकी टिप देखो, नोज़ की टिप को डिस्कस करो। ठीक है, अगर बेटे आप इसकी टिप को डिस्कस करो तो ये टिप हमारे पास बनी होती है कार्टिलेज की, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, और बाकी इसका हिस्सा जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेज़ल बोन्स। ठीक है, सो कार्टिलेज और नेज़ल बोन्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये नेज़ल बोन से कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसमें होता क्या क्या है? नोज़ के अंदर बेटे हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपको बेटे यहाँ पर नेज़ल हेयर्स नज़र आएंगे। देयर आर नेज़ल हेयर्स। ये नेज़ल हेयर्स काम क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल बेटे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। एयर को फिल्ट्रेशन करवाना इनका काम है। अब इसमें समटाइम हम ये भी मेंशन कर रहे होते हैं, बिल्कुल एथमॉइड बोन भी होती है अब्दुल्ला। ठीक है, एथमॉइड भी इसके साथ एसोसिएटेड। स्केलेटन जब पढ़ेंगे ना तो सारी बोन्स क्लियर हो जाएंगी। नेजल हेयर्स बेटे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर और ज़्यादातर लार्जर डस्ट पार्टिकल्स को ये ट्रैप करते हैं। फिर इसी में बेटे हमारे पास होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर होती है बेटे म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन बेटे इसको स्लिमी अपीयरेंस देती है। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है और यही म्यूकस जो है बेटा ये हेल्प करता है ट्रैप करने के लिए। सो अगर मैं ये पूछूं कि नोज़ हमारे पास काम क्या करता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द वर्किंग ऑफ नोज़, तो आप ये बताओगे कि नोज़ हमारे पास काम करता है सबसे पहले फिल्ट्रेशन का, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन करवाएगा। दूसरा इसका काम क्या होता है? दूसरा इसका काम होता है ये मॉइस्टनिंग करवाता है। ठीक है, ये बेटे हमारे पास मॉइस्टनिंग करवा रहा होता है हवा की। तीसरा काम इसका क्या होता है? दैट इज़ बेटे वार्मिंग, वार्मिंग ऑफ एयर। अब ये वार्मिंग ऑफ एयर कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। देखो बेटे हमारे पास ना ये सपोज एक ट्रैप है, इसके बिल्कुल नीचे आपको ना ब्लड वेसल्स नज़र आती हैं। सपोज ये हमारे पास आ गई ब्लड वेसल, अच्छा खासा आपको ब्लड वेसल का ये जो नेटवर्क है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होता। ठीक है जी,
अब होता ये है बेटा कि जैसे ही हवा इसके ऊपर से गुजरती है, मतलब सपोज हवा इस साइड पे गुजर रही है, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दिस, ऑक्सीजन की मूवमेंट है या हवा या एयर है। ब्लड जो होता है ना, ब्लड इसके ऑपोजिट मूव करता है, ठीक है। अब ब्लड ऑपोजिट मूव करने की वजह से यहाँ पे हीट एक्सचेंज के चांसेस होते हैं। सो होता ये है कि जो हवा बॉडी के अंदर जाती है ना, उसका टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, हीट एक्सचेंज होती है। तो हीट एक्सचेंज की वजह से वार्मिंग हो रही होती है हवा की। दैट वार्मिंग ऑफ एयर इज रिस्पॉन्सिबल के ये जो हवा है बेटा, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके को इतना ज़्यादा डैमेज क्रिएट ना करे, ठीक है। कितना आपके पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल है वार्मिंग के लिए, तो तकरीबन आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट 30 डिग्री सी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेज़ल कैविटीज़ की बात करते हैं। नेज़ल कैविटीज़ होती क्या हैं, पहले तो ये बताओ, नेज़ल कैविटीज़ होती कितनी है? एक नेज़ल कैविटी होती है या दो होती हैं? बेटे दो नेज़ल कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। एक राइट साइड पे होती है और एक लेफ्ट साइड पे होती है। और ये नेज़ल कैविटीज़ जो होती हैं बेटा, ये हमारे पास आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स की वजह से 3 एयर पैसेज हुए। सपोज एक हमारे पास ये ट्रैप हुआ, तो हवा यहाँ से गुजरने के लिए हवा को 3 रास्ते मिलेंगे, दे आर जस्ट लाइक दिस। तो 3 एयर पैसेज वेज हमारे पास आ गए, ठीक है। किसकी वजह से? आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स की वजह से। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हमारे पास जो एपिथीलियम होती है ना, उस एपिथीलियम को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम, दैट इज सिलिएटेड एपिथीलियम। ये सिलिएटेड एपिथीलियम बेटे हमारे पास इरिटेशन की वजह से अगर कोई यहाँ पे चेंज आता है तो स्नीजिंग कॉज करवाती है, ठीक है। ये बात याद रखना कि ये हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई इरिटेशन आता है ना, तो स्नीजिंग करवाना, किसी भी इरिटेंट को बॉडी से बाहर लेकर जाना, वो इसका काम होता है। दूसरा, म्यूकस मेम्ब्रेन तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी आएगी, ठीक है जी। सो ये आपके पास बेटे नेज़ल कैविटीज़, नेज़ल कैविटी अगर सेपरेटली डिस्कस करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नेज़ल कैविटी भी वही काम करती है जो बेटे आपके पास नोज फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है जी। सो नेज़ल कैविटी और नोज। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास बेटे इस नेज़ल कैविटी और नोज के बाद एक हिस्सा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरेंक्स। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, याद है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो अब आप यहाँ पर ऑलरेडी बताओगे कि ये जो फेरेंक्स होता है, इस फेरेंक्स के अंदर कितनी ओपनिंग्स होती हैं, बताओ जरा। देयर आर 7 ओपनिंग्स। कौन कौन सी? दो बेटे नॉस्ट्रल्स की, एक हमारे पास आ जाता है किसकी, ट्रेकिया की, एक ऑरल कैविटी की, 4 हो गई, एक ईसोफेगस की 5 हो गई, और 2 यूस्टेकियन ट्यूब्स की। तो देयर आर 7 ओपनिंग्स ओवर हियर, ठीक है जी। तो 7 बेटे इसमें हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि फेरेंक्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, याद है 3 हिस्सों में बेटे डिवाइड किया था। एक हमारे पास होता है नेजोफेरेंक्स, एक होता है बेटे ओरोफेरेंक्स, और एक बेटे हमारे पास होता है लेरिंजियोफेरेंक्स, ठीक है जी। ये इसके 3 हिस्से होते हैं जो कि आप इसको क्लासिफाई कर रहे हो। तो हाँ, लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप बेटे इसकी कैसी होती है, बताओ बताओ, शेप कैसी होती है? फेरेंक्स हमारे पास होता है बेटे कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये कॉन शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें भी प्रीवियसली मिलती जुलती है वो क्या, कि बेटे यहाँ पर भी आपको सिलिएटेड एपिथीलियम जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, सिलिएटेड एपिथीलियम मौजूद होगी। और यही सिलिएटेड एपिथीलियम जो है बेटा, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि ये आपके पास यहाँ पर समहाउ कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या बेटे आपके पास फिल्ट्रेशन को भी किसी हद तक करवा देती है, ठीक है जी।
चलो इससे आगे चलते हैं। हमारे पास फेरेंक्स से आगे क्या आता है? फेरेंक्स से आगे बेटे हमारे पास आ जाता है लेरेंक्स, ठीक है, जो कि ट्रेकिया के टॉप पे होता है। तो ये हमारे पास हम डिस्कस करेंगे लेरेंक्स को। लेरेंक्स को बेटे हम मेंशन कर रहे होते हैं, दैट इज़ आल्सो नॉन एज साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी मेंशन करते हैं। चलो हम ज़रा इसको बना लेते हैं, ये होता कैसे। सपोज बेटे ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ द पार्ट जिसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है जी। बेटे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, लाइक वी कैन से दैट ये इतना इतना हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं लेरेंक्स, दैट इज नॉन एज लेरेंक्स, ठीक है जी। और ये थ्रू आउट अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें कि ये थ्रू आउट लेंथ हमारे पास क्या कहलाती है, तो बेटे ये जो लेंथ होती है ये हमारे पास कहलाती है ट्रेकिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया की ये जो अपर वाला हिस्सा होता है इसको लेरिंग्स बोलते हैं। और बेटे इसी में आपको जो है ये ओपनिंग नज़र आती है, इस ओपनिंग को क्या बोल रहे होते हैं? दैट इज़ रेफर टू एज ग्लॉटिस। ये बेटे हमारे पास ग्लॉटिस कहलाती है, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया की ओपनिंग ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर बेटे आपको एक कवरिंग नज़र आती है, देयर इज कवरिंग ओवर हेयर, जो कि मस्कुलर अटैचमेंट के थ्रू मौजूद होती है। इस कवरिंग को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं दैट इज एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस के ऊपर बेटे मौजूद होता है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस जो है दैट इज अ कवरिंग जो कि ग्लॉटिस को कवर करती है, ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वेलोइंग के दौरान। चलो अगर हम बेटे यहाँ पर इसकी ओपनिंग को देखते हैं तो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शनली देखोगे तो ये हमारे पास कुछ यूं नज़र आता है। और बेटे यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद होते हैं वोकल कोड्स। वोकल कोड्स दो पेयर होते हैं जिसमें से एक पेयर बेटे हमारे पास फंक्शनल होता है, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही बेटे इसके ऊपर से हवा गुजरती है ना, सपोज एयर इसके ऊपर से गुजरती है, तो एयर के गुजरने से यहाँ पे होगी वाइब्रेशंस, ठीक है। और वाइब्रेशंस जो है बेटा दे प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं साउंड, ठीक है। ये साउंड प्रोडक्शन इसके साथ एसोसिएटेड होता है, किसके साथ? लेरिंग्स के साथ। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि वॉइस बॉक्स जो है हमारे पास ये लेरिंग्स होता है। बर्ड्स के अंदर वॉइस बॉक्स कौन सा होता है बताओ? बताओ भाई, बर्ड्स के अंदर कौन सा होता है? वर्ड्स के अंदर होता है बेटे सायरेंक्स, और वो ट्रेकिया के बिल्कुल नीचे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग बेटे, कामरान बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें बेटे सायरेंक्स होता है और ये इसके बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर जो कार्टिलेज हमें नज़र आती है ना वो हाइलन कार्टिलेज होती है। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि इसमें आपको ये इस तरह की कार्टिलेज में बनी हुई रिंग्स नज़र आती हैं, इन रिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? दे आर रेफर टू एज सी शेप्ड कार्टिलेज। ये हमारे पास क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेज, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये सी शेप्ड कार्टिलेज होती कितनी है, तो आपने सीधा सीधा बता देना है कि सी शेप्ड कार्टिलेज हमारे पास वेरिएबल होती हैं, 15 से लेकर बेटे 20 तक हो सकती हैं, ठीक है। 15 से लेकर 20 तक हो सकती हैं। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो वो भी बेटे आपके पास 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि किसी भी बंदे की भाई गर्दन कितनी लंबी है, ठीक है। और आपको पता है एक कंट्री मुझे अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, उसके अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि जिस भी बंदे की गर्दन लंबी है ना वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये गर्दन लंबी होना भी कुछ फ़ायदा होता है, जैसे जराफे की होती है। चलेंगे, इसमें भी बेटे आपको जो है ना वो सिलिएटेड एपिथीलियम नज़र आती है, ठीक है।
यहाँ पर लेरेंक्स के साथ ही हम ट्रेकिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रेकिया में भी हमें सिलिएटेड एपिथीलियम जो है बेटा वो नज़र आएगी। ठीक है, तो इसका काम अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेकिया का और विंड पाइप का फंक्शन क्या होता है, विंड पाइप का तो सीधा सीधा दो फंक्शंस है ना हमारे पास। कौन कौन से? विंड पाइप आपके पास बेटे एक तो करवा रहा होता है एयर पैसेज वे बनाता है, ठीक है, दैट इज एयर पैसेज बनाता है। दूसरा बेटे ये हमारे पास वॉइस प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ट्रेकिया का क्या काम होता है बेटा? ट्रेकिया हमारे पास एक तो एयर पैसेज वे है, ठीक है, दैट इज एयर पैसेज वे, हवा इसमें से गुजरती है। दूसरा बेटे ये हमारे पास समहाउ थोड़ी सी फिल्ट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, या मॉइस्चनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं दाऊद। गर्दन लंबी हो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन जुबान लंबी नहीं होनी चाहिए। चलें चलें जी। अच्छा बेटे, हम लोगों ने कल पोजीशन भी पढ़ी थी कि ट्रेकिया जो होती है दैट इज वेंट्रल टू ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के वेंट्रल होती है और ईसोफेगस इसके बेटे डॉर्सल पे मौजूद होती है। ठीक है, सो ये बात आप लोगों ने बेटे इसके साथ याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। आप ज़रा इसको डिस्कस करें कि हम अगर इसको बाइफरकेट करवाते हैं, सपोज हमने भाई इसको बाइफरकेट करवा दी, तो बाइफरकेट करवाने से बेटे हमारे पास यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? दे आर रेफर टू एज प्राइमरी ब्रोंकाई। तो बेटे यहाँ पर ऐड करते जाओ, हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई फ़र्क क्या होता है ये हम लोगों ने देखना है कि प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर। फिर आपको पता है सेकेंडरी के साथ साथ आप टर्शरी ब्रोंकाई को भी डील करते हो, देयर आर ऑल्सो टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, और इसके बाद आप लोग टर्मिनल ब्रोंकाई को डील कर रहे होते हो। तो टर्शरी के बाद हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है जी, चलो एक और इस पे ऐड करते जाओ जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी, सो ये बेटे हमारे पास इसमें चीज़ें डील करते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। बहुत आसान है। जैसे जैसे बेटे हम प्राइमरी ब्रोंकाई से ऑनवर्ड मूव करेंगे ना, तो हमारे पास ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज होती है ये कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक स्टेज बेटे हमारे पास ऐसी आती है कि जहाँ पर ये ख़त्म ही हो जाती है। सो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि ये सी शेप्ड कार्टिलेज से पहले तो इरेगुलर होते हैं। ठीक है, इरेगुलर, इरेगुलर हम कहते हैं। इससे आगे बेटे, इससे आगे आपको कोई भी कार्टिलेज नज़र नहीं आता। देयर इज़ नो कार्टिलेज इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, हाँ एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है कि इन तमाम के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सिलिएटेड एपिथेलियम इसमें मौजूद होती है। ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिससे बन रही होती है, म्यूकस सेल्स मौजूद होते हैं ना। अब टर्मिनल ब्रोंकाई क्यों बोलते हैं, मतलब ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स कब आए? जब बेटे इसका डायामीटर आप लोग देखते हो ना, तो डायामीटर अगर हमारे पास 1 mm या इससे कम हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एमसीक्यूज आता है, इंपॉर्टेंट है बेटे ये। इसमें कार्टिलेज नहीं होता, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है और इसका डायमीटर क्या है? 1 mm या इससे कम होता है। ठीक है जी, अच्छा अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की तरफ आ जाओ। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में बेटे कार्टिलेज नहीं होता, सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होती। सो यहाँ पर आपके पास सिलिएटेड एपिथेलियम जो है
वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके, चलो म्यूकस सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इससे आगे हमें कौन सी चीज़ नज़र आती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो बेटे एल्वुलर डक्ट्स या एल्वुलर सैक्स हम बोलते हैं। सो ये हमारे पास एल्वुलर डक्ट्स या बेटे हम इनको एल्वुलर सैक्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सरफेक्टेंट हो सकता है, और ये बेटे गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आपसे ये पूछा जाए गैशियस एक्सचेंज करवाता कौन कौन है, तो आपने बताना है भाई ये जो दो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और बेटे एल्वुलर डक्ट्स आ जाती हैं, ये वो वाली साइट्स होती हैं जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, देयर इज गैशियस एक्सचेंज इन इट। तो ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है, यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज नज़र आता है। ठीक है, अच्छा फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेटे ये जो एल्वुलर डक्ट होती है, सपोज हम अगर इसको ड्रॉ करें तो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है बेटा ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पर ब्लड सप्लाई नज़र आती है। ठीक है, दे आर इनरिच्ड विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, वही सरफेस वाली बात कि जितना ज़्यादा हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा बेटे ये गैशियस एक्सचेंज कर सकेगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लंग्स का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, तो वो बेटे यही होता है, एयर सैक को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है। और अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास होता है बेटे एल्वेलाई। ठीक है, दैट इज एल्वेलाई, ये बात याद रखिएगा, एल्वेलाई बेटे हमारे पास इसमें मौजूद होता है। अब एल्वेलाई को ज़रा डील कर लेते हैं। चलो जी, एल्वेलाई हमारे पास बेटे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एल्वियोलाई सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ये देखो, सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये भाई हमारे पास आ गया एल्वेलाई, इस पे बेटे ये आपको इसमें एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ये यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पर कुछ और सेल्स भी नज़र आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स। ठीक है, तो देखो आपने बेटे याद रखना है कि यहाँ पर दो तरह के सेल्स हैं, इनको बेटे हम लोग नीमोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक है टाइप 1 सेल और एक होता है बेटे हमारे पास टाइप 2 सेल। ठीक है, टाइप 1 सेल जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज। ये बेटे हमारे पास गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइप 2 जो सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? सरफेक्टेंट बेटे ये इनर सरफेस पे प्रोड्यूस होता है, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सरफेक्टेंट की बेटे नेचर क्या होती है? बहुत आसान से आप लोगों ने पढ़ा है कि सरफेक्टेंट हमारे पास होता है लिपोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है, दैट इज लिपोप्रोटीन। अब होता ये है कि हवा बेटे जब इसमें से एंटर होती है तो इसी से ही ये क्रॉस करती हुई आगे जाती है ब्लड वेसल की तरफ। ठीक है, सपोज दैट इज ब्लड वेसल, तो इसी से ही होती हुई बेटे ये इसके अंदर एंटर होती है, वैसे ही नहीं घुस जाती। ठीक है, और सरफेक्टेंट जो है ये बेसिकली इसको कम करता है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो ऐसे बच्चे जिनकी प्री मेच्योर बर्थ होती है उनके अंदर ये सरफेक्टेंट नहीं होता, और अगर सरफेक्टेंट नहीं है बेटे तो आपके पास वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार होता है। ओके हो गया। अच्छा, तीसरा हमारे पास ये यहाँ पर जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं डस्ट सेल्स।
ठीक है। ये जो बेटे डस्ट सेल्स हैं ना, ये हमारे पास कहलाते हैं मैक्रोफेजेस ऑफ एल्वेलाई या मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स। ये बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं बेटे, ठीक है। ये ट्रैप करेंगे उन चीज़ों को जो कि यहाँ पर आपके पास मौजूद होती हैं। ओके हो गया। चलो, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि सरफेस टेंशन को कौन कम करता है, सरफेस टेंशन को बेटे कम कर रहा होता है ये सरफेक्टेंट दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन। ये बेटे हमारे पास सरफेस टेंशन को कम करना इसकी एबिलिटी होती है। यही वजह होती है कि आपके पास स्मूथली जो है बेटे ये गैशियस एक्सचेंज होता रहता है। ओके, मैक्रोफेजेस बेटे अब्दुल्ला, ये हम लोगों ने ब्लड के सेल्स पढ़े थे, ठीक है। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट ही होते हैं एक्चुअली, जैसे ही वो बेटे टिश्यू में एंटर होते हैं तो हम उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। चलो, हमारे पास बेटे ज़रा इन स्ट्रक्चर्स को मेंशन कर लेते हैं। एक है हमारे पास ट्रेकिया, हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रेकिया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आता है इस वजह से हम इसको डील करते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद बेटे हमारे पास आ गया ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई पे, टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक हो गया। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी, अच्छा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ गए। फिर बेटे हमारे पास क्या होती है एल्व्यूलर डक्ट, इसमें हम लोग डील करते हैं एल्व्यूलर डक्ट को। सॉरी बेटा, एल्व्यूलर डक्ट, और एल्व्यूलर डक्ट के बाद हमारे पास बेटे यहाँ पर मौजूद होती है एल्व्यूलाई, ठीक है। सॉरी, ये बेटे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है जी। चलो, एमसीक्यूज को डील करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है भाई गोबलेट सेल बताओ कहाँ कहाँ होते हैं। गोबलेट सेल्स का काम क्या होता है, गोबलेट सेल्स का काम होता है हमारे पास बेटे ये प्रोड्यूस करवाना कि म्यूकस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करना है कि गोबलेट सेल्स, अगर हम लोग ऐड करें तो गोबलेट सेल्स बेटे आपको सिर्फ इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। गोबलेट सेल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में नज़र आते हैं, इससे आगे बेटे ये मौजूद नहीं होते। ओके हो गया। चलो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्मूथ मसल्स की, अच्छा, इन्हीं गोबलेट सेल्स के साथ ना आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर ही आपको कार्टिलेज भी नज़र आता है। यानी अगर हम लोग कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो है वो भी इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड रहता है, ठीक है, ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में। चलो, अगर हम लोग बेटे बात करें इसमें स्मूथ मसल्स की, लेट्स टॉक अबाउट स्मूथ मसल्स। तो बेटे ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ये स्मूथ मसल हमारे पास रेंज करते हैं अप टू टर्मिनल, ये देखो ये हमारे पास टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं यहाँ तक मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। और यहीं तक आप लोग सीलिया को भी ऐड करते हो, सीलिया, सीलिया भी यहीं तक मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग गैशियस एक्सचेंज की बात करें तो गैशियस एक्सचेंज जो है बेटा ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे हो रहा होता है, दैट इज जस्ट एट द साइट ऑफ, जस्ट एट द साइट ऑफ, बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व होता है इसमें, बिल्कुल होता है बेटे, ठीक है। एल्वुलर डक्ट और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और यहाँ पर हम लोगों ने एल्वुलाई भी लिखा हुआ है। तो बेटे ये वो वाली साइट होती हैं
जहाँ पर आपको गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता नज़र आता है। इससे ऊपर गैशियस एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास एक बिल्कुल छोटी सी आप लोगों ने रेंज याद रखनी है कि रेंज आपके पास कहाँ तक है। ठीक है जी। तो बेटे ये बात याद रखना कि ये हमारे पास ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज को डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी। चलो, मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो बाकी जो है बेटे हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी जो क्यूरीज हैं उनको भी कल डिस्कस करते हैं। आज हम लोगों ने ये एयर पैसेज वे जो है ये हमारा कंप्लीट है। कल हम लोग लंग्स से स्टार्ट करेंगे और इसको फिर कैरी करेंगे। ठीक है बेटे। सो दैट वाज गैशियस एक्सचेंज। कोई क्वेश्चन है बेटे तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चंस को पूछ लें अगर हैं तो। जी थैंक यू बेटे, थैंक यू। इंशाल्लाह आप आपकी दुआएं साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बेटे। तो आज हम लोगों ने ये लंग्स से पहले तक किया है। कल हम लोग लंग्स और लंग्स से आगे रेस्पिरेटरी चेंज, गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।